Audio Jungle. हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं, और जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 8 इस समय पढ़ा रहा हूं। यूनिट 8 से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। पिछले वीडियो में मैंने इतिहास का अंत बताया था। इतिहास का अंत किसकी अवधारणा है? यह है फ्रांसिस फुकुयामा की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्रांसिस फुकुयामा 1989 के दशक में द नेशनल इंटरेस्ट एक पत्रिका होती है, उसमें एक लेख लिखते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री। और इस लेख के माध्यम से यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को बताना चाहते हैं कि अब इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास का अंत का मतलब उनका तात्पर्य है कि जो शीत युद्ध के दौरान चलने वाले संघर्ष थे अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच। अमेरिका जहां पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वही सोवियत संघ रूस साम्यवादी विचारधारा का समर्थक होता है। और सोवियत संघ रूस अधिकांश देशों में साम्यवादी शासन का प्रसार चाहता है। जैसा कि 1989 और 90 के दशक तक विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना भी हो चुकी थी, जैसे कि हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, यूगोस्लाविया है, और सोवियत समर्थित विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरती है, जो जर्मनी में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, 1989 में धराशायी हो जाती है। यानी कि यह संकेत देता है कि अब दो ध्रुवों के मध्य, एक पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के मध्य अब समन्वय स्थापित हो रहा है, सामंजस्य स्थापित हो रहा है, अब संघर्ष का अंत हो रहा है। वहीं 1990 में सोवियत संघ रूस में, यूएसएसआर में, विभिन्न जो देश इसमें शामिल होते हैं, विभिन्न राज्य जो शामिल होते हैं, वह राज्य आपस में स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हैं, गणराज्य की स्थापना करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और परिणाम यह होता है कि 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है। इसका पतन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और कई कंट्री में विभाजित हो जाता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा यही तर्क देते हैं कि अब साम्यवादी व्यवस्था का, अब साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया है, शीत युद्ध का अंत हो गया है, तो अब किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। और जो उदार या पूंजीवाद उदार लोकतंत्र है, पूंजीवाद उदार लोकतंत्र है, यह विभिन्न देशों में स्थापित हो रहा है, तो यह पूंजीवादी उदार लोकतंत्र का प्रसार विभिन्न देशों में होगा और किसी भी देशों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि अब एक ही ध्रुव बची है, क्योंकि अब एक ही महाशक्ति बची है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसा कि स्वयं है पूंजीवादी उदार लोकतंत्र वहां है, तो इस पश्चिमी विचारधारा का प्रसार विभिन्न देशों में होगा और विभिन्न देश इस व्यवस्था को अपनाएंगे। और जब इस व्यवस्था को अपनाएंगे तो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रह जाएगा। पूरे विश्व में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। फ्रांसिस फुकुयामा का यह कहना है कि साम्यवादी पतन के पश्चात विभिन्न देशों में पूंजीवादी उदार लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है और पूंजीवाद उदार लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसका कोई विकल्प नहीं है, न ही कोई भी शासन व्यवस्था इसका प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कोई भी शासन व्यवस्था इसका प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। यानी कि उदार लोकतंत्र का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। कोई शासन प्रणाली नहीं है जो इस शासन प्रणाली का मुकाबला कर पाए। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि अतः विभिन्न देशों के बीच जो विचारधारा को लेकर, जो व्यवस्था को लेकर संघर्ष होता है, वह संघर्ष समाप्त हो गया है। और फिर उनकी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1989 में प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने इतिहास के अंत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यानी कि फ्रांसिस फुकुयामा का तर्क क्या है कि इतिहास का अंत हो गया है, साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया है और रूस का पतन हो गया है, शीत युद्ध का अंत हो गया है, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। परंतु जो
सैमुअल पी हंटिंगटन है। सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन है। यह फुकुयामा के विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं। यह फुकुयामा के विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसा फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत हो गया है, संघर्षों का अंत हो गया है, परंतु सैमुअल पी हंटिंगटन फुकुयामा के इस तर्क का विरोध करते हैं। वह इसके बिल्कुल विपरीत तर्क देते हैं। जहां फुकुयामा कहता है कि संघर्ष का अंत हो गया है, वहीं पी हंटिंगटन कहते हैं कि नहीं, संघर्ष का अंत नहीं हुआ है। और पी हंटिंगटन का 1993 में एक लेख प्रकाशित होता है। वह लेख होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि सभ्यता का संकट, या इसको हम सभ्यताओं का संघर्ष करते हैं या सभ्यता का टकराव करते हैं। वह कहते हैं कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह किसी न किसी रूप में अभी भी बना हुआ है। हंटिंगटन कहते हैं कि विचारधारा का अंत हो गया है और विभिन्न देशों के मध्य युद्ध भी समाप्त हो गए हैं। हंटिंगटन कहते हैं कि हालांकि विचारधारा का अंत हो गया है, जैसा कि डेनियल बेल का कहना है कि विचारधारा का अंत हो गया है, वहीं संघर्ष समाप्त हो गए हैं, जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि इतिहास का अंत हो गया है। लेकिन पी हंटिंगटन कहते हैं कि भविष्य में युद्ध देशों के बीच नहीं होंगे, बल्कि सभ्यताओं के बीच होगा, सभ्यता के बीच होगा। किसके बीच होगा? सभ्यता के बीच होगा, सभ्यताओं के बीच होगा। और इसीलिए वह धारणा प्रस्तुत करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। यानी कि इनका यह कहना है कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, संघर्ष समाप्त हो गया है, विचारधारा का अंत हो गया है, तो अब क्या होगा? अब कल्चर को लेकर होगा, संस्कृति को लेकर होगा, कल्चर को लेकर अब संघर्ष होगा। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियां आपस में लड़ रही हैं, विभिन्न सभ्यताएं आपस में लड़ रही हैं। तो हंटिंगटन का यह कहना सही है कि दुनिया में जो युद्ध होगा अब सभ्यताओं के बीच होगा। और हंटिंगटन ने यह जो तर्क दिया कि दुनिया में जो युद्ध होगा वह सभ्यताओं के बीच होगा, यह उन्होंने अपने शिष्य फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के प्रतिरोध में दिया था, के प्रत्युत्तर में दिया था। जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में जो उल्लेख करते हैं, जो अपने विचारधारा का उल्लेख करते हैं, उसको गलत साबित करने के लिए पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि संघर्ष का अंत नहीं हुआ, युद्ध भले समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष किसी न किसी रूप में अब भी बना हुआ है। हंटिंगटन ने सभ्यताओं के संघर्ष का विस्तार से विश्लेषण अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में दिया है। इनकी पुस्तक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि सभ्यता का संकट क्या है और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हो रहा है, और सभ्यता का संकट क्या है और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये जो पी हंटिंगटन है, यह अमेरिकी राजवैज्ञानिक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, और इनका जन्म 18 अप्रैल 1927 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 18 अप्रैल 1927 को इनका जन्म होता है। कहां? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जन्म होता है। और फिर यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो जाते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो गए थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हो गए थे, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने कार्य किया। और इनकी जो डेथ हो जाती है, ये 24 दिसंबर 2008 को होती है। 2008 को इनकी डेथ होती है, इनकी मृत्यु होती है। और यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के साथ साथ सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के निदेशक भी होते हैं। और फ्रांसिस फुकुयामा इनके शिष्य होते हैं, पी हंटिंगटन के शिष्य होते हैं। तो इस पुस्तक में हंटिंगटन कहते हैं कि शीत युद्ध के पश्चात अब युद्ध या संघर्ष नए रूप में शुरू होगा। शीत युद्ध के पश्चात अब युद्ध
या संघर्ष नए रूप में शुरू होगा। अब विचारधारा के आधार पे मतभेद न होकर बल्कि सभ्यताओं के आधार पे होगा, सभ्यताओं के आधार पे होगा, संस्कृति के आधार पर होगा। सभ्यता और संस्कृति के आधार पर अब संघर्ष होगा। अब किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं रह गई है, किसी प्रकार की औद्योगिक या जैसा कि विभिन्न देश पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार होते हैं, विभिन्न देश उपनिवेश होते हैं, तो वह स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं या अपने राष्ट्रीय हितों के टकराव के लिए लड़ते हैं। परंतु अब जो स्थिति उत्पन्न होगी वह इन सबसे अलग होगी। परंतु अब जो स्थिति उत्पन्न होगी वह इन सबसे अलग होगी। अब राष्ट्रीय हितों के लिए नहीं बल्कि अब सभ्यताओं के लिए लड़ा जाएगा, संस्कृति को बचाने के लिए लड़ा जाएगा या संस्कृति के विस्तार के लिए लड़ा जाएगा। जबकि शीत युद्ध काल में जो संघर्ष होता है वह संघर्ष पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के विरुद्ध था। वह संघर्ष किसके था? कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म के विरुद्ध था, यानी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के विरुद्ध था, या पूर्व बनाम पश्चिम के बीच संघर्ष हुआ था शीत युद्ध के दौरान। पश्चिम बनाम पूर्व या फिर साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के बीच हुआ, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के बीच हुआ था। पी हंटिंगटन कहते हैं कि अब जो सभ्यताओं का संघर्ष होगा या संस्कृतियों का संघर्ष होगा वह और अधिक हिंसक होगा, और अधिक उग्र होगा। इनका कहना है कि जब सभ्यताएं एक दूसरे के साथ टकराएंगी, सभ्यताओं के बीच जो संघर्ष होगा वह और अधिक हिंसक होगा। क्योंकि जो शीत युद्ध का दौर होता है या जो दो देशों के बीच युद्ध होता है, जो दो देशों के बीच युद्ध होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, दो युद्ध हम देख सकते हैं। ये जो दो युद्ध हुए थे यह विभिन्न देशों के बीच होता है, लेकिन उतना हिंसक नहीं था। इसमें गोला बम बारूद छोड़े गए थे, पर हालांकि परमाणु बम का भी हमला किया गया था। परंतु वह कहते हैं कि ये सब युद्ध में होता है कि एक देश दूसरे देश पर गोला बम बारूद छोड़ता है, राकेट दागता है या फिर परमाणु बम के हमले होते हैं। उसमें व्यक्ति मारे जाते हैं, उसमें व्यक्ति केवल मारे जाते हैं, व्यक्तियों के साथ निर्ममता नहीं की जाती है। लेकिन इनका यह कहना है कि जब सभ्यताओं के विरुद्ध संघर्ष होगा तो व्यक्तियों के साथ निर्ममता की जाएगी, उनके हाथ पैर काटे जाएंगे, गला रेते जाएंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीरिया में, इजराइल में, फिलिस्तीन में इत्यादि। हालांकि एक युद्ध का प्रकार और है जिसको हम रूस और यूक्रेन में कह सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, इसमें महिलाओं के साथ अमानवीकृत नहीं किए जा रहे हैं, उनके विभिन्न अंग नहीं काटे जा रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सीरिया में हुआ था, सीरिया में इस्लामिक सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था, शिया और सुन्नी को लेकर हुआ था। वहीं इजराइल में हम देख सकते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद देख सकते हैं, इसमें भी सभ्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें भी सभ्यता को लेकर या संस्कृत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए हैं और संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में हम देखते हैं कि मनुष्यों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अमानवीकृत किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? अपनी सभ्यता को स्थापित करने के लिए, अपनी सभ्यता को जबरदस्ती दूसरे के ऊपर लादने के लिए, अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए। लेकिन जो युद्ध का प्रकार होता है, उस युद्ध में जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो ऐसा घिनौने कार्य नहीं किए जाते हैं। यही इनका यह कहना होता है, यही कहना चाहते हैं पी हंटिंगटन कि जो सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा वह और अधिक हिंसक होगा और अधिक उग्र होगा। इस तरह से पी हंटिंगटन विश्व के विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न कंट्री का अध्ययन करते हैं, विभिन्न कल्चर का अध्ययन करते हैं, और विभिन्न कल्चर का अध्ययन करने के पश्चात विभिन्न कल्चर या विभिन्न सिविलाइजेशन को वह 7 भागों में विभाजित करते हैं और एक संगठित रूप से अभी विकसित हो रहा है। यानी कुल मिलाकर 8 प्रकार की सभ्यताएं पूरे विश्व में विद्यमान है। वह कौन कौन सी है? जैसे कि पहला है पश्चिमी सभ्यता। यह जो पश्चिमी सभ्यता है यह मुख्यतः अमेरिका, कनाडा और मध्य यूरोप में पाई जाती है। हंटिंगटन कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता का विस्तार हुआ है वह कनाडा में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, मध्य यूरोप में हुआ है। इनकी सभ्यताएं अन्य देशों की सभ्यताएं से अलग हैं। कल्चर, रीति रिवाज, विचारधारा, रहन सहन, खान पान अन्य देशों से अलग है। वहीं दूसरी सभ्यता यह बताते हैं लैटिन अमेरिकी विचारधारा।
लैटिन अमेरिकी सभ्यता, लैटिन अमेरिकी सभ्यता। यह कहते हैं कि लैटिन अमेरिकी सभ्यता का विकास उतना भी नहीं हुआ है, लैटिन अमेरिकी सभ्यता का विकास अभी नहीं हुआ है। एक जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, जैसे हम सेंट्रल अमेरिका को ले सकते हैं, क्यूबा को ले सकते हैं, मैक्सिको को ले सकते हैं, यह जो है लैटिन अमेरिकी की देश है, तो वह कहते हैं कि यह भी बहुत अधिक विकसित नहीं हुई है, यह सभ्यता बहुत अधिक विकसित नहीं हुई है। फिर हम ले सकते हैं इस्लामी सभ्यता को, इस्लामी सभ्यता, इस्लामी सभ्यता। इस्लामी सभ्यता के विभिन्न देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, लीबिया है, सीरिया है, और फिलिस्तीन है, पश्चिमी अफ्रीका है, ब्रुनेई है, ईरान है, ब्रुनेई है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। विभिन्न कंट्री हैं जहां पर जो कि इस्लामिक कंट्री, विभिन्न कंट्री है जो कि इस्लामिक कंट्री है, और इन देशों में इस्लामिक कानून लागू है या शरीयत कानून लागू है, यानी कि लगभग 57 देश हैं जो कि इस्लामिक राष्ट्र हैं, 57 देश जो हैं वह इस्लामिक राष्ट्र हैं, और इनके जो कुछ गुट हैं वह अपने पड़ोसी देशों पर इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, वह अपने पड़ोसी देशों पर इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां भी संचालित करते हैं। वही हम देख सकते हैं कि जो चौथी सभ्यता है वह सीनिक सभ्यता है। सीनिक सभ्यता का मतलब होता है चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। यह सीनिक सभ्यता है, चीनी सभ्यता है। यह जो चीनी सभ्यता है इसका विस्तार चीन में है, कोरिया में है, वियतनाम में है, ताइवान में है, कंबोडिया में इत्यादि विभिन्न देशों में सीनिक सभ्यताएं काम कर रही हैं। सीनिक सभ्यता यानी चीनी सभ्यता विभिन्न देशों में काम कर रही हैं, जैसे कि चीन में है और चीन से प्रभावित है, या चीन से प्रभावित विभिन्न देशों में है। पांचवा है हिंदू सभ्यता, हिंदू सभ्यता। यह जो हिंदू सभ्यता है यह मुख्यतया भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है और मॉरिशस में है। मॉरिशस में विभिन्न देशों में हिंदू सभ्यताएं हैं, विभिन्न देशों में, यानी कि हिंदू सभ्यता की संख्या सबसे कम है, एकदम निचले पायदान पे हिंदू सभ्यता है। फिर हम देख सकते हैं रूढ़िवादी सभ्यता, रूढ़िवादी सभ्यता। यह जो रूढ़िवादी सभ्यता है यह रूस में है, बुल्गारिया में है, साइप्रस में है, ग्रीस में है और रोमानिया में है। फिर हम देख सकते हैं जापानी सभ्यता, सातवां है जापानी सभ्यता। यह मुख्य रूप से जापान में है। और आठवां हम देख सकते हैं अफ्रीकी सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता। यह मुख्य रूप से सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में है, घाना में है और आइवरी कोस्ट में है। जितने भी अफ्रीकी देश हैं सभी देशों में अफ्रीकी सभ्यता कार्यरत है या अफ्रीकी सभ्यता विद्यमान है। तो इस तरह से पी हंटिंगटन विश्व को 8 सभ्यताओं में बांटते हैं, विश्व को 8 सभ्यताओं में बांटते हैं। यानी कि मुख्य रूप से साथी सभ्यता है, और जो मुख्य रूप से साथी सभ्यता है और यह अफ्रीकी सभ्यता है, इसमें बहुत अधिक संघर्ष नहीं है, इसका विस्तार बहुत नहीं हुआ है, अफ्रीकी सभ्यता का बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ है। हंटिंगटन यह तर्क देते हैं कि विश्व में जो संघर्ष होंगे वह जाति होंगे या सांस्कृतिक आधार पर होंगे। वह संघर्ष कैसे होंगे? या तो जाति आधार पर संघर्ष होंगे या सांस्कृतिक आधार पर संघर्ष होंगे। सांस्कृतिक आधार पर संघर्ष होंगे, संघर्ष तो होंगे, संघर्ष रुकेगा नहीं। जैसा कि जब शीत युद्ध का अंत होता है तो 1990 के दशक में यूगोस्लाविया का विखंडन होता है। सबसे पहले जाति आधार पे विखंडन होता है, यूगोस्लाविया में जातीय संघर्ष होता है और जातीय संघर्ष के आधार पर यूगोस्लाविया को पृथक किया जाता है, यूगोस्लाविया का विखंडन हो जाता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो चेचन्या है, चेचन्या में भी संघर्ष जाति आधार पे हो रहे हैं। चेचन्या एक रूस के जो कराकस भाग है उस पर एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। तो रूस से यह चेचन्या आतंकवादी जो है वह रूस से लड़ते रहते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में होता है। यह भी धार्मिक आधार पर होता है, यह भी सभ्यता के आधार पर होता है, 1947 में हम देखते हैं कि भारत 2 देशों में विभक्त हो जाता है, एक होता है भारत, दूसरा होता है पाकिस्तान। यानी कि इस्लाम के आधार पर या मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का गठन किया जाता है और हिंदुओं के लिए भारत का गठन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पी हंटिंगटन ने जो अवधारणा दी है 1993 और 96 में,
जो यह अवधारणा दी है 1993 में, यह अवधारणा सही साबित हो रही है। विभिन्न देशों में जातीय संघर्ष हो रहे हैं, धार्मिक संघर्ष हो रहे हैं, संस्कृति के आधार पर संघर्ष हो रहे हैं। जैसे हम भारत में ही देख सकते हैं, विभिन्न सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातीय दंगे होते हैं। यह सब किसके आधार पे होते हैं? संस्कृति के आधार पे होते हैं, सभ्यता के आधार पे होते हैं। इसमें जो एक जाति होती है या एक सभ्यता होती है, वह अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहती है और अन्य सभ्यताओं को निम्न स्थान देती है, और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए वह अपने सभ्यता का प्रसार करती है, प्रचार करती है, विभिन्न प्रकार के धर्मांतरण करती है, धर्मांतरण का कार्य करती है, और जो धर्मांतरण नहीं करते हैं उनकी हत्या तक ये कर देती हैं, इत्यादि विभिन्न प्रकार के रूप देखे जा सकते हैं। पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं इस देश में या पूरे विश्व में, विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं के मध्य टकराव होगा, और टकराव का कारण क्या होगा? पी हंटिंगटन कहते हैं कि चूंकि सभ्यताओं के मध्य टकराव होंगे और टकराव के विभिन्न कारण होंगे, जैसे कि पहला कारण यह है कि उनकी संस्कृतियां अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग है। संस्कृति के आधार पर टकराव होगा, भाषा के आधार पर टकराव होगा, जाति के आधार पर टकराव होगा, जाति के आधार पर टकराव होगा, परंपरा के आधार पर टकराव होगा। यानी कि विभिन्न संस्कृतियों में या विभिन्न सभ्यताओं में इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपरा का अंतर देखा जाता है। जिसे हम देख सकते हैं कि हिंदू सभ्यता अलग है, हिंदू संस्कृति अलग है, इस्लाम की संस्कृति अलग है, ईसाइयों की अलग है, यहूदियों की अलग है, और इसी तरह से विभिन्न जो देश हैं, इसी तरह से विभिन्न जो सभ्यताएं हैं, सब सभ्यताओं की संस्कृति अलग है, विभिन्न देशों के कल्चर अलग हैं। तो ये जो संघर्ष होगा यह सांस्कृतिक आधार पर होगा। फिर यह कहते हैं कि चूंकि वैश्वीकरण, हंटिंगटन का कहना है कि वैश्वीकरण के द्वारा विभिन्न देश आपस में घुल मिल गए हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, और इनकी क्रियाओं से सभ्यतागत चेतना उत्पन्न हो रही है, सभ्यतागत चेतना उत्पन्न हो रही है। जैसे विभिन्न देशों की संस्कृतियां जैसे कि विभिन्न देशों की संस्कृतियों का एक दूसरे से समान होना, विभिन्न देशों की संस्कृतियों का एक दूसरे से समान होना। जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल, इनकी संस्कृतियां समान है, इंडिया नेपाल इनकी संस्कृतियां समान है। इसी तरह से भूटान को हम देख सकते हैं, भूटान इनकी संस्कृतियां समान है। तो ये देश आपस में क्या होंगे? संगठित होंगे। यह देश आपस में संगठित होंगे और अपनी संस्कृतियों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हम इस्लामिक कंट्री को ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, विभिन्न इस्लामिक कंट्री हैं। तो जब ये विभिन्न इस्लामिक कंट्री हैं, तो यहाँ के लोग जब एक दूसरे देश में जाएंगे तो आपस में संगठन पैदा करेंगे, यह भी संगठन पैदा करेंगे, और धार्मिक आधार पे या सभ्यता के आधार पर यह संगठित होंगे। तो यह कहते हैं, तो हंटिंगटन कहते हैं कि जब विभिन्न संस्कृतियों का संगठन तैयार होगा या जब विभिन्न संस्कृतियां आपस में संगठित होंगी, तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनके बीच एक टकराव उत्पन्न होगा। ये सब किस कारण हो रहा है? ये सब वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। जैसे कि हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में जितने भारतीय मिलते हैं उनका एक समूह बन जाता है, हम एक गुट बना लेते हैं, और अपने हितों के लिए अमेरिकी वासी और अपने हितों के लिए जितने भारतवासी होते हैं वह सरकार से, वहां की स्थानीय सरकार से मांग करने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वैश्वीकरण का युग आता है तो वैश्वीकरण में आपस में विभिन्न देशों में रहने वाले लोग जो एक संस्कृति के होते हैं, एक विचारधारा के होते हैं, एक राष्ट्र के होते हैं, वह आपस में मिलते हैं और मिलकर संगठन तैयार करते हैं। हंटिंगटन का कहना है कि आधुनिकीकरण के कारण आधुनिकीकरण हो रहा है। वह कहते हैं कि विश्व का आधुनिकीकरण हो रहा है और लोगों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। विश्व का आधुनिकीकरण हो रहा है और लोगों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। तो यह कहते हैं कि आर्थिक आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के कारण लोग अपनी संस्कृतियां खो रहे हैं, परंतु धर्म के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं, धर्म के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि विभिन्न सभ्यताओं में या विभिन्न संस्कृतियों का आधुनिकीकरण हुआ है। लोग अपनी पुरानी परंपराएं भूल गए हैं, रीति रिवाज भूल गए हैं, और विभिन्न प्रकार के जो समारोह होते हैं, जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को भूल गए हैं। लेकिन वह केवल एक ही रट लगाए हुए हैं, वह क्या है? धर्म के आधार पे। जैसे कि हिंदू धर्म में रहने वाले अधिकांश लोग हिंदू धर्म को ही नहीं जानते हैं, या अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, अपनी सभ्यता को नहीं जानते हैं।
वह केवल अपनी पहचान किस आधार पर स्थापित करते हैं? केवल धर्म के आधार पर स्थापित करते हैं, हिंदू धर्म के आधार पर स्थापित करते हैं, हिंदू धर्म। इसी तरह से मुस्लिम धर्म है, इसी तरह से मुस्लिम धर्म को भी ले सकते हैं। मुस्लिम धर्म के भी कुछ लोग हैं जो कि आधुनिक हो गए हैं और अपनी संस्कृतियों को भूल रहे हैं, लेकिन केवल मुस्लिम के आधार पर अपनी पहचान, मुस्लिम के धर्म के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म को भी ले सकते हैं, जैन धर्म को ले सकते हैं, विभिन्न धर्मों को ले सकते हैं। लोग अपनी संस्कृतियां भूल रहे हैं और केवल उनकी पहचान किसमें है कि धर्म के आधार पर है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम बौद्ध हैं, हम ईसाई हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, हम पारसी हैं। केवल इसी आधार पर वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं। चौथा पॉइंट, हंटिंगटन कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की प्रधानता होगी, पश्चिमी सभ्यता की प्रधानता होगी। पश्चिमी सभ्यता की प्रधानता होगी यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है या विभिन्न देशों में अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करेगी, विभिन्न देशों में जाएगी, जैसा कि 1950 के दशक में होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और पुर्तगाली कंपनी आती है, या विभिन्न देशों में जाती है और अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार करती है और विभिन्न धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेती है, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेती है। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रसार होगा, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार होगा, और जब पश्चिमी सभ्यता से किसी अन्य देश की संस्कृति टकराएगी तो उनके बीच संघर्ष होगा। और पी हंटिंगटन कहते हैं कि विभिन्न धर्मों की या विभिन्न सभ्यताओं की अपनी अलग अलग संस्कृतियां होंगी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होंगी, तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर उनमें संघर्ष होगा। एक देश दूसरे देश से सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर संघर्ष करेगा, सभ्यता के विभिन्नता के आधार पर संघर्ष करेगा, और संस्कृति के असमानता के आधार पर संघर्ष करेगा, और अपनी सभ्यता को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पी हंटिंगटन सभ्यता के संकट के या सभ्यता के टकराव को विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, इसके विभिन्न कारण बताते हैं और विभिन्न सभ्यताओं का भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। हंटिंगटन के विचार में जो सभ्यतागत संघर्ष होगा, उस संघर्ष के दो रूप हैं। पहला है फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट, पहला फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। पी हंटिंगटन ये दो रूप बताते हैं कि ये संघर्ष जो होंगे वह दो रूपों में होगा। पहला है फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दोष रेखा संघर्ष, और दूसरा है मुख्य राज्य संघर्ष। जो फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट होंगे यह स्थानीय स्तर पर होगा, जैसे विभिन्न सभ्यताओं के मध्य संघर्ष, एक देश में रहने वाले जो विभिन्न सभ्यताएं हैं, उन विभिन्न सभ्यताओं के भी संघर्ष होगा। जैसे हम भारत में देख सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर दंगे होते रहते हैं, अधिकांशतः हिंदू मुस्लिम राइट होते रहते हैं। तो यह जो हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष होता है, यह सभ्यता के आधार पर होता है, यह सभ्यता और संस्कृति के आधार पर होता है। तो जब एक देश के अंदर विभिन्न जाति समूहों में, विभिन्न धार्मिक समूहों में संघर्ष होता है, तो वह फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहीं पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, वह विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को ले लें, या फिर हम फिलिस्तीन और इजराइल को ले लें, तो विभिन्न देशों के बीच जब संघर्ष होगा तो यह कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब दो राज्य आपस में लड़ते हैं संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर। तो पी हंटिंगटन अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि यह सभ्यताओं के बीच संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपनी सभ्यताएं जबरदस्ती किसी दूसरे पर आरोपित करना, या विभिन्न सभ्यताएं उस देश में है तो सभ्यताओं के बीच भेदभाव करना। एक सभ्यता की सरकार है तो वह उस देश में रहने वाले दूसरे सभ्यता के लोगों के साथ भेदभाव करती है, तो इससे भी टकराव पैदा होता है। और जब एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर को दबाने की कोशिश करती है या जबरदस्ती अपनाने के लिए बाध्य करती है, तो इस आधार पर भी संघर्ष होता है, यानी कि संस्कृतियों को अपनाने की बाध्यता के आधार पर भी संघर्ष होता है।
तो इस तरह से पी हटिंगटन कहते हैं कि विभिन्न देशों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, जैसे भारत की अलग है, यूरोप की अलग है, चीन की अलग है, रूस की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। विभिन्न देशों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं और इन्हीं राज संस्कृतियों में भिन्नता के कारण उनमें संघर्ष होता है। पी हटिंगटन अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कहते हैं कि वर्तमान शताब्दी में संभवतः भावी विजय एवं उत्तर जीवित रहने का सेहरा तीन में से किसी एक संस्कृतियों के पास होगी। तीन में से किसी एक ही संस्कृतियों के पास होगी या तीन में से कोई एक संस्कृति ही विजय का सेहरा अपने सिर पर बांधेगा। वह तीन संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? वह कहते हैं कि कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जैसे पश्चिमी लोकतंत्र, यह परमाणु युद्ध की विनाश लीला से भयभीत होगा। जो पश्चिमी लोकतंत्र है यह परमाणु युद्ध की विनाश लीला से भयभीत होगा और यह पश्चिमी लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगा और अपने को बचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर यह कहते हैं कि कुछ ऐसे इस्लामिक राष्ट्र होंगे जो परमाणु संपन्न होंगे, शक्ति संपन्न होंगे और खुदा के आदेश पर मर मिट जाएंगे और वह मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करेंगे। तीसरी बात यह कहते हैं कि कुछ ऐसे देश होंगे या कुछ ऐसी संस्कृतियां होंगी जो इन विभिन्न संघर्षों से अपने को बचाने का प्रयास करेगी और यह लुकते छिपते रहेंगे और शांतिप्रिय देश बने रहेंगे। वहीं वह कहते हैं कि कुछ ऐसे देश होंगे जो परमाणु संपन्न होंगे, शक्ति संपन्न होंगे और वह खुदा के नाम पर मर मिट जाएंगे और इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। पूरे विश्व में इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पी हटिंगटन ने जो सभ्यताओं के संघर्ष की अवधारणा दी है, उनके अनुसार विभिन्न देशों में जो संघर्ष अब होगा वह किसके बीच होगा? वह सभ्यता के बीच होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है, यह भी सभ्यतागत विवाद की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। और इसी तरह से चेचन्या और रूस के बीच जो विवाद होता रहता था, अब तो रूस ने चेचन्या का दमन कर दिया है, लेकिन फिर किसी न किसी रूप में चेचन्या के जो आतंकवादी हैं या विद्रोही हैं वह उभर सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष होता है, यह भी सभ्यता को लेकर है। तो इस तरह से पी हटिंगटन विभिन्न देशों का विश्लेषण करते हैं, विभिन्न देशों का अध्ययन करते हैं और वह सभ्यता का विश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न देशों के बीच जो संघर्ष हो रहा है, विभिन्न देशों के बीच जो संघर्ष होगा वह सभ्यतागत टकराव होगा या सभ्यताओं के बीच संघर्ष होगा। तो इस तरह से संघर्ष कभी रुकेगा नहीं, यह किसी न किसी रूप में फिर से जन्म ले लेगा या अनवरत रूप से संघर्ष चलता रहेगा विभिन्न देशों के मध्य। परंतु पी हटिंगटन जो सभ्यता का संकट का दावा प्रस्तुत करते हैं या यह जो अवधारणा देते हैं, इस अवधारणा की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का कहना है कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है और वैश्वीकरण के युग में अब किसी प्रकार की सभ्यता की सीमा नहीं रह गई है, किसी प्रकार के सभ्यता की विभिन्नताएं नहीं रह गई हैं। सभी देश एक दूसरे देश में जा रहे हैं, सभी देश के नागरिक दूसरे देश में जा रहे हैं और वह वहां पे रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर वह अपना घर बसा ले रहे हैं। तो किसी प्रकार की सभ्यता का टकराव नहीं हो रहा है और किसी भी प्रकार की सभ्यता की सीमा भी नहीं रह गई है। हम देखते हैं कि वर्तमान में सभ्यता के संवाद की भी बात कही जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि 2001 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने वैश्विक स्तर पर इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी कि सभ्यता के संवाद की धारणा को प्रस्तुत वह करते हैं ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने। और मोहम्मद खातमी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2001 को सभ्यताओं के मध्य संवाद राष्ट्र वर्ष घोषित किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पी हटिंगटन ने फुकुयामा के विपरीत अवधारणा दी है। फुकुयामा जहां कहते हैं कि संघर्षों का अंत हो गया है, वहीं पी हटिंगटन कहते हैं कि नहीं, सभ्यताओं के मध्य संघर्ष शुरू हो गया है। विभिन्न सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के मध्य संघर्ष शुरू हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सीमा पारी आतंकवाद से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।